हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। ये हमारे भारतीय वन का तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, आज हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला इसमें जो प्रश्न बन रहा है, यहाँ पे देखिए, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं असमंजन क्षमता। क्या कहते हैं उसको? असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो पहला का जो आंसर हो जाएगा हमारा समंजन क्षमता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। ठीक है, पहला का आंसर जो हो जाएगा समंजन क्षमता हो जाएगा। ठीक है, जो असमंजन क्षमता के कारण ही जो है, एकोमोडेशन के कारण ही जो है, हम निकट स्थित वस्तु और दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। वास्तव में होता क्या है, हमारी आंख जो है सिलियरी मांसपेशियों को तनाव को घटाकर बढ़ाकर निकट स्थित वस्तु और दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, जिसके कारण हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ। ठीक है, दूसरा का आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, अब ये हाँ क्यों हुआ? फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। तो हमने अभी आपको बताया है कि हमारी आँख क्या करती है, सिलियरी मांसपेशियों को तनाव को घटाती है, बढ़ाती है, अर्थात परिवर्तित करती है और उसको फोकसित कर देती है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5D है। +1.5D है। लेंस उत्तल है या अवतल है? ठीक है, हमको देखिए इसमें P बराबर दिया जा रहा है। ठीक है, P मतलब पावर। तीसरा नंबर जो सवाल हो जाएगा, देखिए P दिया जा रहा है हमको +1.5D है, ये हमको दे दिया गया और पूछा जा रहा है ये उत्तल लेंस या अवतल लेंस का पावर दिया गया। ठीक है, तो देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या, P बराबर 1/f। क्या पढ़ा है? P बराबर 1/f। अब देखिए f जो है क्या है, किसी भी लेंस का फोकस दूरी है। ये जो है उत्तल लेंस का भी फोकस हो सकता है और अवतल का भी फोकस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इट डिपेंड करता है P का मान पॉजिटिव कब होगा। 1 तो इसमें दिख रहा है हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये डिपेंड करता है कि इसके f के मान पे। अगर f जो है निगेटिव होगा तो p का मान क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, और अगर f जो है पॉजिटिव होगा तो p का मान क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p जो है हमारा पॉजिटिव है, तो p पॉजिटिव है, इसका मतलब f हमारा पॉजिटिव है। और हमने पढ़ा है कि f किसका पॉजिटिव होता है? तो उत्तल लेंस का f जो होता है फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको हम देख भी सकते हैं, हमने आपको पीछे बताया है, प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर का लेक्चर भी बनाया है उसमें। ठीक है, और इसमें हम ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर P हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, P पॉजिटिव, F मतलब पॉजिटिव है, तो ये जो लेंस हो जाएगा हमारा, कौन सा लेंस हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखना है। मानव नेत्र के जो है 3 गो दृष्टि दोष का नाम लिखना है। ठीक है, तो 3 गो दृष्टि दोष क्या क्या होता है? तो इसका देखिए पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसका एक और नाम है, यह इसको हम कहते हैं जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। ठीक है, जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 गो जो है नेत्र के मुख्य दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए पांचवा नंबर सवाल क्या है। 5 नंबर जो सवाल है हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमसे पूछा जाए तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि जो होता क्या है, तो जिस न्यूनतम दूरी पर हमारा आंख किसी भी वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से देख लेता, उसी दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। वो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से नीचे जो है, मतलब नीचे कहने का मतलब कम दूरी पर की वस्तुओं को हम देख नहीं सकते। आप अपनी उंगली को ले जाइए और 25 सेंटीमीटर पर अभी रखिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से दूर होगा तो आपको दिखाई देगा, और 25 सेंटीमीटर से कम करके देखिए तो वो आपकी उंगली जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी तक की वस्तुओं को हमारी आंखें नहीं देख पाती है। क्यों नहीं देख पाती है, क्योंकि हमारी जो आंख की जो लेंस है वो सिलियरी मांसपेशियों को उतना ज़्यादा खींच नहीं पाती है, तान नहीं पाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बन नहीं पाता है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देती है। वो वस्तु धुंधला दिखाई देती है, ठीक है। हमारी उंगली जो है कैसे दिखाई देगी, धुंधला दिखाई देगी। कब, जब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर जो हमारा सवाल है, क्या कह रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आंसर भी लिख दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6ठा का भी आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल कह रहे हैं, नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है, ठीक है। दूर बिंदु और निकट बिंदु पूछा है, ठीक है। 7 नंबर सवाल जो कह रहा है नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु, तो नेत्र का जो होता है, नेत्र का निकट बिंदु जो हो जाएगा, निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। निकट बिंदु कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेत्र का दूर बिंदु कितना हो जाएगा, ठीक है। नेत्र का दूर बिंदु अनंत हो जाएगा, नेत्र का दूर बिंदु जो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दूर बिंदु अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा, ठीक है। हमारी आंख जो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है, तो सभी व्यक्ति की आंख की जो है देखने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। तो जितना अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को हमारी आंख देख लेती है या देख सकती है, उस दूरी को हम कहेंगे दूर बिंदु, ठीक है। और जितना कम, निम्नतम सबसे कम दूरी पर हमारी आंख उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेगी, वो हमारी हो जाएगी निकट बिंदु, ठीक है। तो सबसे कम दूरी पर हमारी आंख जो है स्पष्ट रूप से देख लेती, कितना दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो नहीं देख पाएगी, ठीक है। और एकदम अधिकतम कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर जो सवाल है हमारा, 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। देखिए इसका संकेत भी लिख दिया गया, असमंजन के कारण जो है प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन हो जाता है। असमंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। हमारी जो है आंख क्या करती है, सिलियरी मांसपेशियों को तनाव को घटा बढ़ा करके फोकस दूरी को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देती है, रेटिना पर बना देते हैं, जिसके कारण वो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। तो 8 का आंसर हम यही लिख देंगे, ठीक है, जो संकेत में वही सेम लिख देंगे, ठीक है। क्लियर सबको। उसके बाद 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। किस दोष से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। 1.5 मीटर से दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले तो कह दिया कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो निकट दृष्टि दोष जब भी आए तो हमारे दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष है तो ऐसा नहीं समझना है कि निकट की वस्तु देखने में दोष है, दिक्कत है।
ऐसा समझना है, उल्टा कर देना है। निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अगर दूर दृष्टि दोष कहें तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ऐसे समझना है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष है, इसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो आपको पता है कि हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर से दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। देखिए 1.5 मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, 1.5 मीटर है, तो ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है। और उतना दूरी, तो ये दूरी बन रहा है और इससे आगे की वस्तु को देख नहीं पा, लेकिन इससे नीचे की जो कम दूरी पर की वस्तुओं को ये देख पा रहा है, ठीक है। तो इसको है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको कैसे लेंस की आवश्यकता होती है, तो हमको अवतल लेंस से बने चश्मे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से बने चश्मे की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका संकेत भी लिख दिया गया अपसारी या अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का एक और नाम क्या है, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो यही रहने देंगे, ठीक है, यही हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल जो हमारा कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपनी क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। वो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है और जो है ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, ठीक है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है। अब देखिए दूर की वस्तु देख नहीं रहा है, तो दूर की वस्तु नहीं देख रहा है लेकिन वो निकट की वस्तु देख रहा होगा। तो दूर की वस्तु नहीं देख रहा है, निकट की वस्तु देख रहा है, इसका मतलब वो कौन दृष्टि दोष से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष से वो ग्रसित है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसे जो होगा निकट दृष्टि दोष है। देखिए जब भी दिमाग में निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु देखेगा, दूर की वस्तु नहीं देखेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अंतिम पंक्ति में बैठा है तो स्वाभाविक है कि वो जो है ब्लैक बोर्ड से क्या है, दूरी पर बैठा हुआ है, तो दूर की वस्तु नहीं देख रहा है लेकिन वो नजदीक की वस्तु देख रहा है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसी लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए संकेत में क्या लिखा गया है, वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, उसे अपसारी या अवतल लेंस की आवश्यक व्यवहार करना होगा, ठीक है। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक है। यही संकेत लिख देंगे, बहुत बेटर आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए ये इसमें कह रहा है कि किसको कम होने से, फोकस दूरी को कम होने से जो है कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। हम आपको इधर दिखाते हैं। तो देखिए निकट जो है फोकस दूरी को कम होने से जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है, हमने बताया कि निकट की वस्तुओं को साफ साफ आंख देख सकती है लेकिन दूर की वस्तुओं को आंख साफ साफ नहीं देख सकती है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये 3 फिगर दिया गया, ठीक है। इससे पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाने वाला है आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये निकट में रखा गया वस्तु है, ठीक है। आंख का अपना जो है ये दूर बिंदु है, ठीक है, लेकिन ये जो रखा गया है निकट में रखा गया है, ठीक है। तो निकट में रखा गया है तो इससे जो है किरणें जो आ रही है, यहाँ पे देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पे बन गया। यहाँ पे जो है हमारा रेटिना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसका प्रतिबिंब बनना होगा कहाँ पे, रेटिना पे। अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तो वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है। अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहा है तो वस्तु साफ साफ हमको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तो ये वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये निकट में स्थित है। अब देखिए ये अति दूर स्थित वस्तु से आती हुई किरण है, देखिए बहुत दूर से आ रही है और निकट दृष्टि में दूर की वस्तु तो दिखाई देती नहीं है, तो दूर से ये किरण आ रही है, दूर से आ रही तभी तो समांतर है। और समांतर अब देखिए इसका प्रतिबिंब किधर बन गया, यहीं पे बन गया, ठीक है। देखिए रेटिना हमारा होगा यहाँ पे, 2 लाइन है, देखिए पीछे वाला लाइन पे रेटिना होगा लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया। इसका मतलब फोकस दूरी यही ना हमारा है, ठीक है। तो इसमें देखिए फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो फोकस दूरी के कम होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है,
अवतल लेंस लगा दिया गया है। ठीक है, अवतल लेंस क्या करती है, किरणों को फैलाने का काम करती है। ठीक है, और देखिए ये पहले ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा ऊपर खींचा, ठीक है, तान करके क्या किया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, रेटिना पे, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तो हमको दिखाई देगी। ठीक है, चश्मा में जो हमारा अवतल लेंस लगा रहता है वो यही काम करते हैं, फोकस दूरी को बढ़ा करके कहाँ पे ले जाती है, रेटिना पे। रेटिना पे जो है प्रतिबिंब बनने लगता है तो हमको वो वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी का कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो 12 नंबर जो हमारा सवाल कह रहा है यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, एक व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, अवतल लेंस लगा है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो देखिए अवतल लेंस लगा है तो स्वाभाविक है वो कौन सा दृष्टि दोष है उसको, तो 12 का आंसर हो जाएगा उसको है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष है, अवतल लेंस लगा है तो उसको है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, वो बालक किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्लियर है। उसके बाद 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है हम बताते हैं। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, 13 नंबर का दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा दृष्टि दोष में होता है, दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, अब कैसे होता है दिखाते हैं। ये देखिए दूर दृष्टि दोष का जो है 3 उपयोग दिया गया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष है तो क्या होगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है आंख अपना निकट बिंदु है, ये निकट की बिंदु है। ठीक है, इसमें दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समान n जो है निकट बिंदु है, तो निकट के बिंदु है तो इसको देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या करेगा, दर्पण कह रहा है, ये हमारा रेटिना है, रेटिना के क्या कर गया, बाहर बन गया, रेटिना के क्या कर गया, बाहर गया। ये जो है प्रतिबिंब क्या करता है, हमारे रेटिना के पीछे ही बनने लगता है और उसके पीछे तो बन नहीं सकता तो काल्पनिक बनेगा। ठीक है, इसलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब वस्तु जो है हमको दिखाई देगा ही नहीं, उसको बनना पड़ेगा कहाँ पे, रेटिना पे। और देखिए ये दूर बिंदु है। ठीक है, आंख का ये दूर बिंदु, दूर स्थित वस्तु जो है हमारे जो है दूर दृष्टि दोष में साफ साफ दिखाई देती है, तो इसका प्रतिबिंब बन गया कहाँ पे, रेटिना पे। अब देखिए ये निकट में था तो ये हमारा पीछे बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, इस किरण को तान करके खींच करके जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे जब हमारा किरण दोनों मिलने लगेगा तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वो वस्तु हमको दिखाई देगी। अब देखिए इसमें क्या क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करती है, इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी जो होता है लेंस क्या करते हैं, किरण को खींच करके झुकाने का काम करती है। और ये किरण दिख रही है, ये जो है देखिए ऐसे जा रही थी और इसको क्या कर दिया, हल्का सा झुका दिया और झुका करके देख रहे ये 2 लाइन है, पकड़ करके ऐसे क्या कर दिया, थोड़ा सा खींच करके जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, ये रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया तो हमको वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, हमको सिंपली इसमें जो सवाल पूछा है किस दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो क्या रेटिना के पीछे किस में बन रहा है, तो ये है कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। क्लियर है सबको। इसके बाद 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करना है। ठीक है, तो हमने पीछे आपको जो फिगर बताया है उसी फिगर को दिखा देना है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा फिगर बनाना है 14 नंबर में। ठीक है, ये हमने पीछे आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तीनों जो फिगर हमने बताया था, ठीक है, इसी तीनों फिगर को जो आपको स्पष्ट रूप से बना देना है। ठीक है, ये पेज नंबर 54 है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, और इसके बारे में नहीं, ये जब दूर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या करेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा तो इसमें तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब निकट में रहेगा वस्तु तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना में, तो इसमें साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन जब जो क्या होगा, बहुत दूर है
तो इसमें दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस किरण को फैला करके थोड़ा सा यहाँ पे लाना होगा, कहाँ पे, रेटिना पे। तो रेटिना पर फैलाएंगे कैसे, तो इसमें लगाना होगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस थोड़ा सा किरण को क्या कर देती है, फैला देती है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देती है, इस रेटिना पर। तो ये वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा। ये तीनों फिगर को आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल जो है हमारा 15 नंबर क्या कह रहा है। तो 15 नंबर जो सवाल हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। दीर्घ कहने का मतलब वही दूर दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो ये 15 नंबर का आंसर लिख रहा है। ठीक है, 15 का हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका देखिए आंसर भी संकेत में दे दिया गया है, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग, विभिन्न वर्णों मतलब क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जो है विभिन्न रंगों में बंटने की घटना हमको कहते हैं वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। कितना नंबर है, 17 नंबर है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, 17 नंबर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण या इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, वर्ण विक्षेपण या इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्लियर है, 17 का आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है। 18 नंबर जो हमारा सवाल है वो कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश किसको हम कहते हैं, सूर्य प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहेंगे। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म किसको कहते हैं, जो कांच से बड़ा है। ठीक है, जो स्केल जो होता है ना हमारा, ठीक है, उसको हम प्रिज्म कह सकते हैं। ठीक है, वो जो पूरी तरह से कांच से भरा हुआ है वो सब हमारा जो है प्रिज्म कहला जाएगा। ठीक है, बर्फ के सिल्ली को भी हम प्रिज्म कह सकते हैं। तो उससे सूर्य प्रकाश को हम ले जाएंगे तो उसमें सबसे अधिक कौन विचलित होगा और सबसे कम कौन सा कलर विचलित होगा। ठीक है, सूर्य प्रकाश में हम सभी जानते हैं कि 7 कलर होती हैं। ठीक है, बैजानी पिनाला। ठीक है, तो उसमें सबसे कौन विचलित होगा और सबसे अधिक कौन विचलित होगा। ठीक है, तो ये आप जो है कितना नंबर सवाल है, 18 नंबर है। ठीक है, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा सबसे कम विचलित प्रकाश। सबसे कम विचलित प्रकाश जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो सबसे कम विचलित प्रकाश हो जाएगा वो हो जाएगा लाल का, हो जाएगा लाल हो जाएगा। सबसे कम लाल जो होता है ना बहुत कम विचलित होता है। ठीक है, सबसे कम विचलित कौन होगा, लाल। सबसे अधिक विचलित कौन होता है, सबसे अधिक विचलित प्रकाश। ठीक है, सबसे अधिक विचलित प्रकाश कौन हो जाएगा, तो वो बैगनी कलर होता है। ठीक है, बैगनी। ठीक है, बैगनी कलर होता है। ठीक है, बैगनी रंग हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक कौन विचलित होगा, बैगनी रंग। सबसे कम कौन विचलित होगा, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है, ठीक है, तो ये हम जब इस चैप्टर को जो है हम पढ़ाएंगे, ठीक है, 1-1.5 महीना बाद, ठीक है, तो वहाँ पे थ्योरी में क्लियर कर देंगे। ठीक है, विबज्योर जो होता है, ठीक है, जैसे देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, VIBGYOR होता है। ठीक है, तो देखिए V से जो है वॉयलेट होता है। ठीक है, बैगनी होता है, I से इंडिगो होता है। ठीक है, B से ब्लू होता है, G से ग्रीन होता है, Y से येलो होता है, O से ऑरेंज होता है, R से रेड होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है तरंग दर बढ़ती है। ठीक है, और विचलन क्या होती है, घटती है। तरंग दर बढ़ती है और विचलन क्या होती है, घटती है। तो R मतलब रेड का विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, और वही बात हमने लिखा यहाँ पे, सबसे कम विचलन कौन है,
लाल, ठीक है, सबसे, और ऊपर जाने पर विचलन क्या होता है, बढ़ता है, तो भी जो है बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल क्या है, क्या क्या प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ, अभी जो हमने बताया वही बात है, ठीक है। तो 19 नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ। उसके बाद 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्रकाश के किस रंग वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तभी बताया प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य ध्यान में रखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे क्या होती है, कम होती है, बैगनी का क्या होगा, सबसे कम होती है, लाल का सबसे अधिक होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 21 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है, लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद जो है अंतिम सवाल है हमारा 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर संकेत में लिख दिया गया, प्रकाश के प्रकर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, हमको नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकर्णन के कारण ही जो है पानी का रंग जो होता है, समुद्र में का जो पानी कैसा दिखाई देता है, हमको नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो जहां पर भी कलर चेंज आपको दिखाई दे, ठीक है, और जिसका प्रकर्णन होता है जिस रंग का, उसी कलर में हमको दिखाई देता है, ये जो है आकाश हमको नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब किसका प्रकर्णन होता है, किस रंग का, नीले रंग का प्रकर्णन हो जाता है, ठीक है। गैस वगैरह को आप देखेंगे ना, ठीक है, जैसे में आप LPG गैस को जलाएंगे, ठीक है, चूल्हा में, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, वो कैसा दिखाई देता है, आपको नीला दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो होता है नीले रंग का प्रकर्णन होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जब इसको थ्योरी से पढ़ाएंगे तो एकदम अच्छे से डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकर्णन के कारण, ठीक है। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकर्णन के कारण, ठीक है। जितने भी चैप्टर जो है बच रहा है वो सबको जो है हम 2 महीना बाद जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।